हर वक्त लहू जलानंदा, हर वक्त लहू जलानंदा, गातों के छिटक दिया, गातों के छिटक दिया, जड़ ओ डायर जी का गोली, जड़ ओ डायर जी का गोली, अजताई तो नाज़िम हमारा, We want जस्टिस, we want जस्टिस, we want जस्टिस, जद्दोजहद तेज हो, जालिम निज़ाम के खिलाफ, जद्दोजहद तेज हो, मज़लूम नाज़िम के लिए जद्दोजहद तेज हो, हमें क्या चाहिए, आजादी हमें क्या चाहिए, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी सरदार भी देगा, आजादी वडेरा भी देगा। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूँ आजिज़ जमाली। आज फिर नाज़िम जोखियो केस का एक अहम पहलू सामने है कि कराची की पूरी सिविल सोसाइटी कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रही है। उसका पस मंज़र ये है कि नाज़िम जोखियो कत्ल में मुलविस तो अहम लोगों यानी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले रुकने कौमी असेंबली जाम अब्दुल करीम और उसके भाई रुकने सूबाई असेंबली शाम अवैस बिजार को पुलिस चालान से बरीउल ज़िम्मा करार दिया गया। आपको याद होगा कि हम गुज़िश्ता नवंबर से लेके आज तक मुसलसल नाज़िम जोखियो केस की अपडेट आपको करते रहे हैं। दिसंबर में मैंने ये बात कही थी कि नाज़िम जोखियो केस में करोड़ों रुपए की डील हो रही है, दिसंबर में ये बात कही थी। लेकिन बाद में अफजल जोखियो का आपने देखा कि 164 का बयान हुआ, उसके बाद फिर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मामलात होते रहे। सिविल सोसाइटी जब मैदान पे आई उस वक्त जब नाज़िम जोखियो की अहलिया शीरी जोखियो ने कहा कि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी, मैं कोई डील नहीं करूँगी। शीरी जोखियो जब आई तो केस काफ़ी हद तक मजबूत हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में केस चला गया। दहशतगर्दी की अदालत में मुलजिमान को पेश करने की बात हुई, लेकिन फिर इस दौरान शुरू के दिनों से ही MNA जाम करीम जो मंजर से गायब हो गया था, हमने तब भी कहा था कि जाम अब्दुल करीम दुबई में बैठा हुआ है। फिर अभी आपने देखा तहरीक अदम एतमाद में दोबारा उसको ज़मानत दी गई, दोबारा अदालत लाया गया, बड़े अजरकें पहनाई गई, ऐसे जैसे कोई जंग फतेह करके वो दुबई से आया होगा और उसको सिंध की अजरक पहनाई गई। फिर अदम एतमाद की तहरीक में उसने वोट भी डाला। अब ये सुना जा रहा है कि वो अपनी ज़मानत में नहीं कराना चाह रहा, चूँकि इसमें पुलिस का किरदार पहले दिन से मशकूक है। जो पहले पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन थी, उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन टीम को तब्दील किया गया, उसका किरदार भी मशकूक रहा। मौजूदा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है सिराज लाशारी, उसका किरदार भी मशकूक रहा। शुरू में उसने 11 मुलजिमान को बरीउल ज़िम्मा करार दिया, फिर अब चालान से 2 अहम मुलजिमों के नाम निकाल दिए। तो अब ये मामला कैसे होगा, अदालतों में जाएगा यकीनन। लेकिन बहरहाल आज सिविल सोसाइटी इस पे एहतजाज कर रही है। मुजाहरे में शरीक सिविल सोसाइटी के मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। साथ अनीस हारून मौजूद हैं जो बहरहाल एक मारूफ सोशल वर्कर हैं और बरसों से इस तरह के मसाइल में मौजूद हैं। लेकिन इस केस में भी मलीर की अदालत से लेके यहाँ तक आज के मुजाहरे तक अनीस सरगर्म रही। कोर्ट में भी हम और आप साथ ही थे, शीरी को साथ भी दिया, लेकिन उसके बावजूद शीरी जो है ख़ुद पीछे हट रही है, लेकिन सिविल सोसाइटी बहरहाल पीछे नहीं हट रही। क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर आप उसका बयान देखें, उसके बयान से जाहिर होता है कि किस प्रेशर के तहत वो पीछे हटी। वो कहती है जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं वो समझ सकता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे मैं कैसे अकेली दर बदर इधर उधर फिरती रहूं। मुझ में अब हिम्मत नहीं है, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है नाज़िम के इंसाफ को। तो अल्लाह तो ये नहीं कहता कि डर के पीछे हट जाओ, अल्लाह तो ये कहता है कि जालिम सुल्तान के सामने खड़े रहो। तो ये काम उनके उसके नुमाइंदे की हैसियत से आज हम कर रहे हैं
اور امید ہے کہ ہمارے دوست سارے ہمارا ساتھ دیں گے اور اللہ ہمیں سرخرو کرے گا. جج حضرات منصف بنیں گے اور ظاہر ہے یہ ان کا بہت بڑا رتبہ ہے. اگر پاکستان میں انصاف کے نظام کو زندہ رکھنا ہے تو ہماری توقع ہے کہ جو منصفین ہیں، جو جج حضرات ہیں، وہ اس نقطے کو سمجھیں گے کہ یہ ایک رول آف لا کا مسئلہ ہے، یہ ایک انصاف کا مسئلہ ہے، یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اور اس مسئلے پہ انہیں ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ہماری یہ توقع ہے. اچھا انیس، ایک تو یہ پہلو ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں میں اکیلی ہو گئی ہوں، لیکن اس کا دوسرا پہلو جو شروع سے چل رہا تھا، پہلے افضل جوکھیو کے نام سے چل رہا تھا، وہ خاموش ہو گیا. پھر جب شیریں باہر آئی تو ہم سب نے ان کا ساتھ دیا. اس میں جو کمپرومائزنگ اور ڈیل کی جو باتیں چل رہی ہیں وہ بھی ایک پہلو ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں مجھے یہ نہیں معلوم. ڈیل کی بات یہ ہے کہ اگر آپ میری بات پوچھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قصاص اور دیت کا قانون اس پہ لاگو نہیں ہونا چاہیے. اس کو یہ بتایا گیا کہ بھائی دیکھو تم رل جاؤ گی، تم تباہ برباد ہو جاؤ گی، تمہیں ملنا کچھ نہیں ہے اور یہاں جو ہے ہم ان رائٹنگ کچھ نہیں دیں گے تمہیں. اگر تم ہمیں معاف کر دو. تو ایک بہت ہی اعلیٰ افسر نے اسے بتایا کہ بھائی اس کی دیت تو 3 اونٹوں کی قیمت کے برابر ہے. اب مجھے بتائیں کہ افسران میں ایسے مس گائیڈ کرنے والے لوگ موجود ہیں، لگتا ہے کہ انہیں کبھی اس دنیا سے جانا نہیں ہے. تو وہ نہ صرف یہ کہ ڈر گئی بلکہ اس کی سپورٹ کوئی نہیں ہے. اس کی ماں باپ اس کے ساتھ نہیں ہے، باپ بیمار ہے، کوئی بھائی نہیں ہے. تو اب وہ بیچاری اس ماحول میں رہ کے، جو ہم کہتے ہیں کہ دریا میں رہ کے مگرمچھ سے بیر کیسے لے سکتی ہے، یہ بات ہم سمجھتے ہیں. اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس نے کوئی ڈیل نہیں کی ہے، اس نے کوئی ڈیل نہیں کی ہے اور کوئی چیز ان رائٹنگ نہیں ہے اور اس نے کوئی پیسہ نہیں لیا ہے. یہ بات اس نے ہم سے بہت صاف کہی. سول سوسائٹی کے اہم رہنما کرامت علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزدور رہنما ہیں. کرامت علی نے ایک اہم بات کی کہ کافی عرصے سے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، وزیر اعلیٰ سندھ کی نگرانی میں جو پبلک سیفٹی کمیشن ہے، کرامت علی صاحب خود اس کے ممبر بھی ہیں، اس کے اجلاس نہیں ہو رہے ہیں. کرامت صاحب، یہ 1.5 سال سے پبلک سیفٹی کمیشن کے اجلاس نہیں ہو رہے ہیں اور یہ ایک اتنا پورے معاشرے کا بڑا کیس ہے ناظم جوکھیو کا قتل. ظاہر ہے وہ ٹیک اپ ہی نہیں ہوا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں تو مجھے تو شرم آ رہی ہے بطور ممبر پبلک سیفٹی کمیشن کہ اتنا بھیانک ہوا واقعہ، اور چونکہ چیف منسٹر صاحب جو اس کو چیئر کرتے ہیں ان کے لیے وہ اہم مسئلہ نہیں تھا. انہوں نے اب 1.5 سال ہو گیا. قانون میں ہر مہینے ایک میٹنگ ہونا لازمی ہے. اگر صوبے کا سربراہ قانون کی ہر مہینے جو ہے وہ وائلیشن کر رہا ہے تو باقی لوگوں سے آپ کیا توقع کریں گے؟ تو لیکن میں ہمیشہ الیکٹڈ لوگوں کی، نمائندوں کی عزت کرتا ہوں. میں ان کے بارے میں بہت کچھ اور نہیں بولوں گا. میں درخواست کروں گا کہ فوری طور پہ میٹنگ بلائی جائے اور اس کے تحت باقی سندھ میں بھی بہت سارے اور مسئلے ہو رہے ہیں، اس سے لوگوں کو کرامت صاحب، اس کیس میں ایک پہلو تو وہ جو شیریں کہہ رہی ہے کہ وہ بے بس ہے، اکیلی ہے، ایک ہے، لیکن شروع کے دن سے ایک بارگیننگ کی بات بھی چل رہی ہے، ڈیل کی بات بھی چل رہی ہے، پیسوں کی بات بھی چل رہی ہے. وہ ایک جگہ پہ فیکٹ ہے، حقیقت ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں نے ابھی یہاں اعلان کیا کہ میں اس کو اپنی بیٹی کے طور پہ اڈاپٹ کرتا ہوں. اس کے لیے جو بھی کرنا ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے. اتنا کوئی مجبور ہو جائے، اتنا ظلم کے بعد وہ خود کہے کہ میں واپس کر رہی ہوں، یہ ہو سکتا ہے کبھی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم اس کو اتنی ہمت دیں، اس کی وہ ہیلپ کریں جو اس کی ضرورت ہے تاکہ وہ کھڑی ہو جائے. لیکن اس سے زیادہ اس کو بہت تکلیف میں ہم نہ ڈالیں. ہم خود اپنے کندھوں پہ جو آپ نے وکلا کے پینل کی جی، ہم ایک پینل بنائیں گے پورے ملک کے سب سے جو بڑے وکیل ہیں ان کو، اور وہ سارے ہمارے دوست ہیں اور سب اس کیس میں آئیں گے. لیکن ہمیں شیرین کے اوپر بہت بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. جس حال میں وہ بیچاری ہوگی میں اندازہ کر سکتا ہوں. تو ہمیں اس کو پوری ہمت دینی چاہیے کہ وہ پیچھے نہ ہٹے، لیکن ہر چیز اس کے اوپر بوجھ نہ ہو. ہم سب، میں، آپ، ہم سارے وقت یہی باتیں کرتے ہیں نا.
हम इसको उठाएं और इनको सजा। औरत फाउंडेशन की महनाज रहमान हमारे साथ हैं, और महनाज भी शुरू से ही वो, जैसे मैंने जिक्र किया, मलीर की अदालत की, वहाँ से लेके आज तक इस केस को परसूख कर रही हैं। अजीब सूरत हाल है कि पुलिस ने चालान से 2 अहम मुल्ज़िमान को निकाल दिया। इस केस में पहले दिन से पुलिस का किरदार मशकूक रहा। पहली जो टीम थी उसका किरदार, फिर दूसरी टीम आई उसका किरदार भी मशकूक है, यानी पुलिस ने पूरे केस को ख़राब कर दिया। क्या कहेंगे आप? मैं समझती हूँ कि एक तो पुलिस की इस्लाहात, एक इंतखाबी इस्लाहात और जमहूरी इस्लाहात बहुत ज़रूरी है, वरना ये वज़ीरे जो है असम्बलियों में बैठे रहेंगे, कत्ल करते रहेंगे लोगों को, और जो गरीब है वो आवाज़ उठाने के उसमें मरते रहेंगे। तो हम हमारा निज़ाम को बदले, कानून को सबके लिए बराबर करें। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, क्योंकि कानून सिर्फ गरीबों के लिए नहीं होता, कानून सबके लिए होता है। सज़ा सिर्फ गरीब को नहीं मिलनी चाहिए, अमीर को भी मिलनी चाहिए। और मैं समझती हूँ नाज़िम जो कि बहुत बाशऊर था, उसने एहतजाज किया माहौलियात के लिए। उसने परिंदों की एक नस्ल जो मादूम हो रही थी उसकी परिंदों के लिए किया, यानी वो इतना बाशऊर शख्स था, और उसको मार दिया इन लोगों ने, क्योंकि ये वही सदियों पुराने जालिमाना तरीके जो है वो चलाए जा रहे हैं। पुलिस का किरदार बिल्कुल सही नहीं था, वो दुबई भागने दिया उनको, फिर उन्हें वापस बुलाया गया, उनको बड़ी इज्जत दी गई। तो ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीबों को वही इंसाफ मिलना चाहिए जो कि अमीरों को मिलता है। हमारे साथ शीमा किरमानी मौजूद हैं, वो भी पहले दिन से इस केस में हमारे साथ हैं। शीमा जी, अजीब किरदार है कि केस से जो अहम 2 लोग थे दोनों को निकाल दिया गया, एक MNA है, एक MP है, और पुलिस का किरदार पहले दिन से मशकूक है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहूँगी कि इस किस्म के निज़ाम में यही होता है, और इसीलिए हम इस निज़ाम से लड़ रहे हैं। इसीलिए हम ये निज़ाम कहते हैं कि हमें ये निज़ाम मंजूर नहीं है जहाँ पे गरीब को कभी इंसाफ नहीं मिलता है। तो ये तो एक तबकाती जंग भी है, ये एक अमीर और गरीब की जंग भी है, ये सच्चाई और झूठ की जंग भी है, और ये ताकतवर और कम ताकतवर की जंग है। समाजी कारकुन सारंग जोयो हमारे साथ हैं। सारंग जोयो का इस तरह के इशूज़ पे काफ़ी गहरी नज़र होती है, ख़ासतौर पे सिंध से वाबस्ता जो मामला है। सारंग, ये अजीब व गरीब केस है कि एक बंदा सरेआम कत्ल हुआ, FIR हुई, मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए, लेकिन पहले दिन से पुलिस का किरदार मशकूक है। अभी जो पुलिस का चालान आया उसने उसको साबित कर दिया कि MNA और MPA जिनको सबूतों के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पुलिस ने चालान से उनको बरी ज़िम्मा करार दे दिया। क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये हमारे इस रियासत के कानून पे तमाचा है कि एक ऐसा बेरहमाना वाक़या होता है जिसमें एक सिंध का बाशिंदा जो अपनी माहौलियात के लिए, अपने परिंदों के हिफाजत के लिए खड़ा होता है और सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाता है, और उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उसको वहाँ के वडीरे और जागीरदार जो हैं वो ज़बरदस्ती अगवा करके उसको बेरहमाना तशद्दुद करते हैं, जिसके निशानात सारी सोशल मीडिया, सारी दुनिया मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया देख चुकी है, और उसके शाहिद भी थे, और उसका FIR ये जदोजहद के बुनियाद पे FIR करके उनको गिरफ्तार किया गया, उनको केस में डाला गया। मगर उसी केस को जो एक मजबूत मोड़ पे जा रहा था उसको कमजोर पोजीशन में अभी लेके आए हैं, जिसमें वो इस कत्ल को, मर्डर को एक हादसा बता रहे हैं और कह रहे हैं ये जो मुल्ज़िमान थे वो गैर जमा हैं, उन पे कोई भी ऐसी एलिगेशन जो है वो साबित नहीं हो रहे, वो झूठ पे मुबनी थे। इससे ज़्यादा क्या अलमिया हो सकता है कि हमारे पास सबूत मौजूद हो, तस्वीर मौजूद हो, वीडियोस मौजूद हो, खुद वो शख्स जिसको उन्होंने धमकियां दी थी कत्ल करने की उसकी वीडियो मौजूद है, उसके बावजूद हमारी ये कानूनी जो सिस्टम है, निज़ाम है, जिसमें पुलिस का जो किरदार है वो मैं समझता हूँ कि एक दलाली का किरदार है जिसको हम रद्द करते हैं। और मैं समझता हूँ कि सिंध की सिविल सोसाइटी, सिंध की सियासी समाजी पार्टियाँ कभी भी ये काबिल कबूल नहीं करेंगे कि एक कातिल को बरल जमा किया जाए, उसको इबरतनाक सज़ा दी जाए, कानून के मूजिब को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि वो एक मिसाल कायम हो, कोई और वडेरा
जागीरदार किसी हुकूमती सरपरस्ती से ऐसे वाक़यात दोबारा ना दोहराए। अगर अभी भी ऐसा नहीं हुआ और उसको बारल जमा किया जाए तो आप ये खुला सर्टिफिकेट उनको देंगे कि कोई भी वडेरा जागीरदार किसी को भी कत्ल करके और उसको हादसे का ये दिखा के और खुद आज़ाद हो जाएगा। खलील शाह हमारे साथ हैं, जो सिर्फ सिविल सोसाइटी के रहनुमा ही नहीं, लेकिन वो इस केस के वकील भी हैं। जो वकला एक्शन कमेटी इस केस को गुज़िश्ता 6 माह से परसू कर रही है, खलील शाह उस वकला एक्शन कमेटी के रहनुमा भी हैं। खलील शाह, इस केस का तो हमें अच्छी तरह से मालूम है, पहले दिन से हम इसमें हम इसको देख रहे हैं, लेकिन अब ये नया टर्न जो आया है जिसमें पुलिस के किरदार को बड़ा क्लियर किया कि पुलिस मशकूक है। चालान से मुल्ज़िमान को निकाल देना कोई अजीब व गरीब बात है। अब लीगली क्या होना है? ये केस हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, कहाँ जाएगा? उसके बाद जिस तरह हम प्रोटेस्ट करते हैं, सर, जिस तरह आप पहले दिन से इस केस में, हम भी इस केस को पहले दिन से परसू कर रहे हैं और इस बात का जो खदशे का इजहार था हमने मिलके किया था। हम बार बार कह रहे थे कि शीरीन के ऊपर प्रेशर है। आपने वीडियो चलाई, हमारी आपकी टीवी चैनल के जरिए आई है, हमारे आई है, नतीजा वही निकला जिसको हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि पुलिस ने जो पहला चालान वहाँ जमा किया उसके अंदर उन लोगों का नाम नहीं निकाला जो इन्फ्लुएंस लोग हैं, मैंने MP है। अब जो उन्होंने चालान जमा किया है उसमें उन्होंने नाम भी निकाल दिए हैं और सिर्फ उस बयान को एक्सक्यूज। तो इतने सारे जो सर्कमटेंशियल एविडेंस थे, 161 के दूसरे बयान थे, पुलिस की अपनी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो कहाँ गई, उसमें बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन आपको एक चीज़ में ऐड करना चाहता हूँ, पाकिस्तान की तारीख का ये पहला ऐसा केस बनेगा जिसके अंदर किरदार केस के अंदर NCHR पार्टी 1 के इंशाल्लाह ताला इनको अपने कैफरे किरदार तक पहुँचाएगी। उसके सेक्शन 9B के अंदर वाज़ेह लिखा हुआ है जहाँ पे इंसानी हुकूक की वायलेशन होती है वहाँ NCHR पार्टी 1 के अपने वकील को ला सकती है। जिब्रान नासिर का नाम एक और मामले के ऊपर भी यहाँ बहुत पॉपुलर है, वो मामला था शाहजेब खान केस का। शाहजेब खान केस थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता है, तो हमारी कोशिश ये है कि हम एक एफर्ट दे रहे हैं। NCHR के बाद हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी गुजारिश करेंगे कि वो इसके ऊपर सो मोटो नोटिस ले ताकि और मजबूती से हम इस केस को आगे लेकर। अगर सो मोटो नहीं भी होता तो भी आप कह रहे हैं कि NCHR और दीगर तंजीमें फरीक बनकर इस केस को लेंगी। अच्छा, हम उसमें हमने वकालतनामा जमा करा दिया है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाई कोर्ट के अंदर हमने अपना वकालतनामा जमा कराया, उस पर हमारे जिब्रान नासिर साहब को वहाँ सुना गया है, लेकिन उन्होंने कहा अब इस बेल को मैं जो उनकी बेल थी प्रोटेक्टिव करके ट्रायल कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। मैं भी और जिब्रान भाई भी ट्रायल कोर्ट में भी हम लोग पेश हुए थे, उस पर हम नोटिस हो गए अदर साइड को कि हमारे वकालतनामे पे उनको सुना जाएगा। अब अगली पार्टी दलील देगी, हमने अपने दलील दिए हैं कि हम किस तरह पार्टी बन सकते हैं क्योंकि स्टैट्यूट के अंदर ये चीज़ मौजूद है। अब दोबारा उनको नोटिस हुआ है, वो आर्ग्यूमेंट देंगे, फिर हम आर्ग्यूमेंट देंगे। हमारे वकालतनामे जमा हो चुके हैं। सूरत हाल कुछ इस तरह की है। सबसे पहले मैं यहाँ पे मौजूद तमाम जो तरक्की पसंद साथी हैं सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन की है उनके साथ और जैसे हमें एक वकील खलील शाह ने बताया तमाम साथियों ने बात रखी, मगर मैं छोटी सी मुख्तरन बात करूँगा कि नाज़िम जोखियों का कत्ल हो, आए दिन जो भी हमारे माशरे में होते रहते हैं, हमारे स्टूडेंट्स की टंगी हुई लाशें मिलती है, जिसम का मसला हो, या अभी हम देखते हैं बलूचिस्तान में जो चागी में वहाँ पे FC के जो करतूत है हमारे सामने, तो ये तमाम तर जो मसाइल है, ये तबकाती मसाइल है, मेहनत कश जो है उनके मसाइल है, क्योंकि जब भी मिसिंग पर्सन पे कोई उठाया जाता है, वो सिंधी हो, बलोच हो, चाहे वो मारे जाने वाला जोखी हो या कोई हो, वो मेहनत कश होता है। और इसका जो हल है, हमें यहाँ पे जो नामनाद अदालतें हैं, जो यहाँ के सरमाएदार जागीरदार वक्त वडेरे हैं, उनको इंसाफ देने के लिए रात को 12-12 बजे तक खोल दी जाती है, मगर यहाँ पे आम बंदा होता है वो पिसता रहता है, उसकी कोई बात भी नहीं सुनी जाती है। तो साथियों, ये जो सरमाएदारी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नामनाद लिबरल्स होते हैं, वो कहते हैं कि पार्लियामेंट जब मजबूत हो जाएगी तो ये सारे मसाइल जागीरदारी खत्म हो जाएगी, मगर हम कहते हैं चाहे कौमी जबर हो, फौजी जबर हो, चाहे जागीरदारी का जबर हो, सिंफी
जबर हो, पितरशाही हो, वो इस निज़ाम से उसको खत्म करने के लिए हमने मुसलमानी निज़ाम को खत्म करना होगा। जब तक सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन नहीं होता तब तक कोई भी मसला नहीं हो सकता, क्योंकि ये मसाइल पहली यो आखिरी बार नाज़िम जोखियों का कत्ल नहीं हुआ, या आपको नौशीन का कत्ल मिलता है, या आपको नाइला का कत्ल मिलता है, या आपको सिंधुल का कत्ल मिलता है, या जो बलोच होते हैं उनको मारा जाता है। ये तमाम जो मसाइल है ये तबकाती मसाइल है, क्योंकि